नमस्कार, उत्तर प्रदेश प्राइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 13 सीटों पर अभी भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो पाई है। इनमें गोरखपुर और फूलपुर सीटें भी शामिल हैं, जहां भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर है। कुछ सीटें समीकरणों के चक्कर में अटकी हैं, तो कुछ प्रत्याशी चयन को लेकर अटकी हुई हैं। प्रदेश में जो उम्मीदवार पार्टी की जीत सुनिश्चित कराएंगे, जिसको लेकर यूपी में पार्टी को तलाश है तो सिर्फ जिताऊ चेहरों की। देश में चुनावी माहौल है, तो वहीं जीत हासिल करने के लिए तरह तरह के दांव पेच लगाकर जोड़ गठजोड़ किए जा रहे हैं। अपने पक्ष में समीकरण बैठाने के चक्कर में भाजपा की विपक्ष में सेंधमारी जारी है। एक रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर से निर्वाचित सांसद योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2017 में प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद लोकसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। फूलपुर से निर्वाचित हुए सांसद केशव प्रसाद मौर्य ने भी उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी थी। दोनों जगह उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा इन सीटों पर ऐसे प्रत्याशियों के तलाश में मंथन कर रही है, जो इन सीटों पर न केवल जातीय गणित के अनुकूल बैठे, बल्कि भाजपा का झंडा भी बुलंद कर सके। वैसे फूलपुर सीट के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पुत्र सिद्धार्थ नाथ सिंह और भाजपा विधायक प्रवीण पटेल दावेदार हैं। पार्टी के नेतृत्व यहां किसी ऐसे चेहरे पर दांव लगाना चाहते हैं, जो चुनाव को चर्चा में ला सके। गोरखपुर में भी कई दावेदार मैदान में हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और गोरखपुर से मौजूदा सांसद प्रवीण निषाद सपा छोड़ चुके हैं। उनको भी यहां से लड़ाने की चर्चा है। सूत्र कहते हैं कि भाजपा नेतृत्व चाहता है कि गोरखपुर से चुनाव लड़ने वाला पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही लड़े। इसके अलावा कुछ नाम गोरक्षक पीठ से जुड़े हुए हैं। कलराज मिश्र की सीट देवरिया और उमा भारती की सीट झांसी पर भी भाजपा के उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं। मिश्र और उमा भारती चुनाव न लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। जाहिर है कि भाजपा को इस सीट पर भी उम्मीदवार का फैसला करना है। इसके अलावा भदोही से मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह को भाजपा ने भरत सिंह की जगह बलिया पर भेज दिया है। भदोही से भी अभी भाजपा उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। न्यूज इंडिया के लिए लखनऊ डेस्क की रिपोर्ट। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन कुमार लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, अभी तक 13 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, जिनमें से गोरखपुर, फूलपुर ये एक ऐसी सीटें हैं जिन पर दांव लगाती है। अगर बीजेपी किसी चेहरे पर, तो उसकी प्रतिष्ठा का सवाल होगा, तो बड़े ही सोच समझकर उसको यहां दांव खेलना होगा, यहां उम्मीदवार उतारना होगा। जी भानु जी, ये स्थिति काफी गंभीर है, इसीलिए पार्टी बड़ी गंभीरता से इस मैटर पर विचार कर रही है। क्योंकि अभी हाल ही में इससे पहले जो उपचुनाव हुए थे, दोनों सीटें उपचुनाव की हैं, गोरखपुर और फूलपुर। उस उपचुनाव में ओवर कॉन्फिडेंस में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था। इस स्थिति में वो काफी सोच समझ के ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करना चाह रहे हैं, जिससे कि हमको वो उपचुनाव वाली स्थिति में हार का मुंह न देखना पड़े। तीसरी सीट संत कबीर नगर की है, जहां पे अभी आपको मालूम होगा एक सांसद ने वहां पे अभद्र व्यवहार किया था एक विधायक जी के साथ। जूते वाली एक घटना हो गई थी। उस सीट पे भी काफी गंभीरता बनी हुई है। बहुत सारी मनन के बाद भी अभी उस नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही बीजेपी का हम किसको कैंडिडेट बनाए। भानु, चलिए पवन, लेकिन अब बीजेपी किस पर दांव खेल सकती है, क्या उम्मीद लग रही है? क्योंकि जो आपके फूलपुर से थे प्रवीण निषाद, वो भी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो क्या बीजेपी दोबारा इन्हीं पर दांव खेल सकती है?
जी भानु जी, काफी कुछ कयास तो लगाया जा रहा है। सूत्रों के हिसाब से ऐसा है कि वहां पे स्थितियां ऐसी हैं कि उनको इसी के तहत वो इसी उम्मीद से आए हैं कि उनको टिकट दिया जाए और उस उम्मीद में है भी टिकट के लिए। और फिर वहां पे भी एक जो है गोरखपुर के लिए एकदम इस बात के लिए पूरी तरह से मंतव्य है कि ऐसी स्थितियां रहेंगी, क्योंकि वहां पे निषाद वोट बहुत ज्यादा है। उस वोट को देखने के लिए और उसको साधने के लिए बीजेपी इस स्तर पे जा सकती है, क्योंकि इससे पहले आज तक करीब 5 बार जो है सांसद रहे मुख्यमंत्री जी। क्योंकि इससे पहले इस बात पे कभी कोई विचार भी नहीं हुआ कि कोई जातिगत या कोई और कैंडिडेट वहां पे आएगा सामने, क्योंकि इस बार इससे पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया, इसके बाद से एक कैंडिडेट के लिए वहां से संकट खड़ा हो गया। नहीं तो वहां पे जो मठ है, उस मठ के जो मठाधीश होते थे वही वहां के कैंडिडेट होते थे और परमानेंट अनवरत वो सीट लगातार भाजपा के ही खेमे में थी। भानु, इस वक्त हमारे साथ शबनम पांडे जी बीजेपी नेता जुड़ी हुई हैं। शबनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार। शबनम जी, फूलपुर और गोरखपुर में अभी तक कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, कितना और अभी मंथन करेगी बीजेपी? इस सीट को कितनी बड़ी सीट के तौर पर देख रही है? देखिए, फूलपुर और गोरखपुर विशेषकर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट है और करीब करीब कैंडिडेट भी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने चुन लिया है, लेकिन बस अब उसका अनाउंसमेंट की बारी है और मजबूत से मजबूत कैंडिडेट बैठाया जाएगा। वैसे भी ये हमारा गोरखपुर हमारा गढ़ रहा है, तो इसमें हमें कोई ज्यादा मंथन करने की भी जरूरत नहीं है, वहाँ बीजेपी मजबूत है। क्या उपचुनावों के जो नतीजे आए थे उसको देखते हुए ये देरी हो रही है, ऐसा माना जाए? नहीं, देखिए उपचुनाव में हमारी हार जरूर हुई थी, पर आप देखिए गोरखपुर में आधे % से, फूलपुर में 1% की बस हम पीछे थे, तो कोई हार हमारी बहुत ये नहीं। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं बाय इलेक्शन में और उसको हम उस पर मंथन हो चुका है और हमारे पास कैंडिडेट है, हमारे पास काफी कैंडिडेट है। अब बस उनमें से किसको सेलेक्ट करके भेजना है यही है। नहीं तो हमारी हार कोई बहुत बड़ी हार नहीं थी, आधा % और 1% की हार कोई बड़ी हार नहीं है जी। और इस पर बहुत ज्यादा चिंता की भी बात नहीं है। देखिए 2017 से पहले जब बाय इलेक्शन हुए थे तो बाय इलेक्शन में करीबन 10 सीटें सपा ने जीती थी, लेकिन जब 2017 में जब हमारा 16 में जब हमारा विधानसभा चुनाव हुआ तो देखिए ये कितने कम में सिमट के रह गए। तो ऐसा नहीं है कि बाय इलेक्शन की हार और जीत बहुत फर्क करता है और हमारी हार भी वैसी हार नहीं थी, तो हमें बहुत विशेष चिंता करने की जरूरत है। इस वक्त हमारे साथ ब्रजेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। ब्रजेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रजेंद्र जी। धन्यवाद सर जी। ब्रजेंद्र जी, गोरखपुर फूलपुर जो ये सीटें हैं जाहिर है आपके लिए भी बड़ी सीटों के तौर पर होंगी और ऐसे कैंडिडेट आप यहां से उतारेंगे जो कड़ी टक्कर दे सके अपने प्रतिद्वंदियों को। तो ऐसे में अगर बीजेपी यहां पर अभी कैंडिडेट नहीं उतार पाई है, अभी भी वो मंथन कर रही है, और आप किस तरह से इन सीटों को देख रहे हैं? देखिए, हमने फूलपुर में अपना कैंडिडेट तय कर दिया है, श्री पंकज निरंजन जी, जो श्री सोनेलाल पटेल के दामाद हैं। श्री सोनेलाल पटेल जी 4 चुनाव फूलपुर से लोकसभा का लड़े थे। ये अलग बात है कि चुनाव जीते नहीं थे, लेकिन उनके बहुत संवेदना है उनके प्रति, उस समाज की और वहाँ के लोगों की। गोरखपुर की रही बात, तो कल हमारा कैंडिडेट अनाउंस होगा शाम को और हम बहुत बेहतरीन कैंडिडेट देने जा रहे हैं और गोरखपुर से कांग्रेस चुनाव जीत के दिखाने जा रही है। चलिए, गोरखपुर में क्या पहले आपकी स्थिति है, इसलिए अभी तक कैंडिडेट नहीं उतर पाए हैं? बिल्कुल सही बात है, हम उनको वॉच कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आप देखिए कि कितनी परेशान है कि उसने लगभग 10 सांसदों का टिकट अब तक काटा है और 4 लोगों को शिफ्ट किया इधर से उधर। एक आदमी जो 56 वर्ष से बैकवर्ड था, अपनी लड़की और लड़के की शादी बैकवर्ड समाज में करता है, बैकवर्ड लीडर के रूप में रिकॉग्नाइज रहता है, वो फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर आगरा में चुनाव लड़ रहा है, मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश में। तो आप सोचिए, एक आगरा का जो सांसद जिसे नालायक समझ के टिकट काट दिया गया, उसे एटा भेज दिया गया है। इसी प्रकार डॉक्टर नेपाल सिंह जो मिनिस्टर रहे हैं, लोधी में बड़े नेता थे, सांसद रहे हैं, उनका टिकट काट करके घर बैठा दिया गया है। तो इस तमाम प्रकार के इससे आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी हताश निराश है। ये टिकट काटने से, बदलने से, सीटें इधर उधर शिफ्ट करने से जनता तो वही है ना
क्योंकि जनता के इशू पर कोई काम नहीं हुआ। आज भी 12,000 करोड़ से ऊपर गन्ना मूल्य बकाये का भुगतान है। पूरे गांव गांव में छुट्टा जानवरों की अराजकता से जनता त्रस्त है। नौकरियां मिल नहीं रही हैं, लाइन ऑर्डर जैसी कोई चीज है नहीं। आप देखिए लखनऊ में, शहर में। इसका जवाब ले लेते हैं। इतनी जो हेरा फेरी हो रही है, इतनी टिकट काटी जा रही है, शबनम जी क्या कहेंगे इस पर आप? मैं इस पर यही सलाह देना चाहूंगी अपने विपक्षियों को कि उनके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। वो अपनी पार्टी देखें, अपने अंदर देखें, अपने अस्तित्व को ढूंढें, क्योंकि उनका तो अस्तित्व भी उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुका है। और वो कहां तक कहते हैं गन्ना किसानों का 50,000 करोड़ तो हमने उत्तर प्रदेश में भुगतान करा है। 36,000 करोड़ किसानों का कर्ज और माफ किया हमने। 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में गया है। और हमने डीबीटी के थ्रू जो है सब भुगतान किए हैं। ये कहते क्या है, हमने इतना कुछ काम किया है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर हमारी पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र है, सबको चांस मिलता है। तो इसलिए अन्य लोगों को भी जो कि अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं उन पर भी विचार किया जाता है। हमें अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें 74 से ऊपर जाने की सोच है हमारी और उसकी लड़ाई है हमारी। शबनम जी, प्रवीण निषाद समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में आज शामिल हो गए हैं। क्या बीजेपी उन पर दांव खेलेगी? क्योंकि ये वही प्रवीण निषाद हैं जिन्होंने उपचुनाव में बीजेपी को हराया था और आज वो खुद भाजपा में है। देखिए क्यों नहीं, अगर कोई हमारे पार्टी में कैंडिडेट के तौर पे आना चाहता है तो उसका स्वागत है। लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता इस पर मंथन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो मैं इस पे कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ। लेकिन हाँ, सब कैंडिडेट्स पे हमारी पार्टी विचार करती है। और हम देखिए जिस तरीके से हमने उज्ज्वला योजना हो, स्वच्छ भारत के मिशन के तहत शौचालय योजना हो, बिजली सौभाग्य ठीक है। योजना, लेकिन जो गोरखपुर की जो समस्याएं हैं और जो भी मुद्दे होंगे, किन मुद्दों के साथ आप मैदान में उतरेंगे? सुनिए, गोरखपुर का सबसे बड़ा मुद्दा था, मुझे लगता है 2500 साल से था, जेई बीमारी की, जिसमें हर साल हजारों की संख्या में छोटे बच्चे मारे जाते थे। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद पिछले 2 साल से बच्चों की मरने की संख्या नगण्य के करीब हो गई है। वैक्सीनेशन इतने जोर शोर से होता है। मुझे लगता है कि गोरखपुर के जनता को अगर हम कुछ भी दे दें और उसके बदले हम बच्चों की जान अगर बचा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो कांड हुआ था गोरखपुर में, लेकिन उन्होंने जी जो पहले कांड हुआ था ऑक्सीजन की कमी वाला, उसको भी अभी शायद जनता भूली नहीं है। देखिए हमने गोरखपुर के लिए बहुत काम किया है और गोरखपुर मतलब योगी आदित्यनाथ जी, और उन्होंने अपने क्षेत्र में जिस तरीके से विकास किया है, लोगों के दुख सुख में जिस तरीके से मुख्यमंत्री होते हुए भी कोई ऐसा महीना नहीं होता होगा कि जब मुख्यमंत्री जी अपने लोगों के बीच नहीं जाते थे। गोरखपुर की जनता जानती है कि उनका नेता हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है और जनता यही चाहता है। ऐसे नेता नहीं चाहते जो दिल्ली में रह के अमेठी में चुनाव लड़ने आए और फिर उसके बाद कभी दिखे नहीं। चलिए ठीक है शबनम जी, रोकने जाऊंगा। इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ गए हैं, निर्मल श्रीवास्तव जी। निर्मल जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी निर्मल जी, गोरखपुर और फूलपुर सीटों पर अभी प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं पार्टियों के। कितनी अहम सीटों के तौर पर आप इनको देख रहे हैं? कितना कुछ, जितना भी अभी तक मंथन हो रहा है उसका क्या कुछ निचोड़ निकलकर आप सामने आने वाला है आपके विश्लेषक के तौर पर? जहां तक मैं समझता हूं, ये जो गोरखपुर और फूलपुर की अभी आपने चर्चा किया, दरअसल ये दोनों वीआईपी सीटें हैं और जो पिछले चुनाव हुए उनके जो रिजल्ट आए वो सत्तारूढ़ दल के पक्ष में नहीं थे। बिल्कुल। इसलिए सत्तारूढ़ दल पूरी तरह से इस प्रयास में है कि जो पिछली हार हुई है जी, अब की बार उसको काफी अंतर से उस चुनाव को जीता जाए जी। इसीलिए जैसे हम गोरखपुर की बात करते हैं तो अभी जो निषाद पार्टी है या जो सांसद हैं वर्तमान जी निषाद जी, तो इन लोगों को बीजेपी में मिलाना या बीजेपी, वो तो खुद बीजेपी में चले गए।
जी, खुद बीजेपी को चले गए। वही मेरे कहने का मतलब है कि सत्तारूढ़ दल इस प्रयास में है कि किसी तरीके से इन लोगों को मिला करके और मतलब एक तरीके से मैं उसको ये कह सकता हूं, इसको मैं अवसरवादिता ही कहूंगा कि इन केन प्रकार चुनाव तो जीत लिया जाए, ठीक है, लेकिन जिस तरह से हम दूसरे दलों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि बेमेल गठबंधन, तो यह भी अवसरवादी गठबंधन है कि कल तक जो भाजपा के विरोध में चुनाव लड़ रहे थे, आज वो भाजपा में आ करके और भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये किसी तरीके की नैतिकता का कोई संदेश नहीं है। चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ ब्रजेंद्र सिंह, किन मुद्दों के साथ आप मैदान में उतरने वाले हैं, किन कहां आपको कमियां दिखाई दे रही हैं? देखिए, मुद्दे तो कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिए हैं। हम 72,000 रुपए गरीब परिवार को 6,000 रुपया महीने के हिसाब से देने जा रहे हैं। ठीक है। हम 1 वर्ष के अंदर 32 लाख सरकारी नौकरियां देने जा रहे हैं, क्योंकि हर वो ठीक है। अभी आपको कमी कहाँ लगती है इन सीटों पर? क्या कुछ दिक्कतें आपको लग रही है? किसानों की दिक्कत है? एक जगह हमने कैंडिडेट घोषित कर रखा है, एक जगह कल शाम को हमारी मीटिंग होने जा रही है, घोषित हो जाएगा। और आप देखिएगा, दोनों जगह बहुत बेहतरीन ढंग से चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ने जा रही है। अब तो जो प्रवीण निषाद जी थे वो समाजवादी छोड़कर खुद बीजेपी में चले गए, कितना कुछ इसका फर्क देखने को मिलेगा आपको? के लिए कुछ नहीं है, वो गठबंधन के कैंडिडेट थे, इसलिए चुनाव जीत गए थे और जिंदगी का पहला चुनाव जीते थे। और उन्होंने जो ये सुसाइड अटेम्प्ट किया है धोखा दे करके अपने समाज को, उसी पार्टी के गोद में जाकर गिर गए जिसके खिलाफ जनता ने उन्हें जिताया था। तो उसी झूठ और पाखंड के साथ खड़े होकर उन्होंने विश्वासघात किया अपने समाज के साथ, तो वो जनता जवाब दे देगी। उसमें 10 दिन का मामला है, उसमें हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये हिंदुस्तान की जनता बहुत अवेयर है, वो किसी से गुमराह होने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी चुनाव को जनता के इशू पर लड़ेगी। वो महंगाई होगी, छुट्टा जानवरों की अराजकता होगी, गन्ना किसान बकाये का मूल्य भुगतान होगा, सरकारी नौकरियां न दे पाना होगा। सबके जो भी लखनऊ में आया सब लाठी खाया। नवरात्र की द्वितीया को 4 दिन बाद होने वाली है। कौन भूल गया होगा कि हमारी बच्चियों के ऊपर वाटर का नया इस्तेमाल करा था आदित्यनाथ जी ने उसी गोरखपुर की धरती पर। ये जो अपमान किया उन्होंने मानवता का, 70 साल में पहली बार महिलाओं को सर मुड़वाना पड़ा लखनऊ में अपनी मांगों को लेकर के। चलिए ठीक है शबनम जी, प्रवीण निषाद खुद बीजेपी में आ गए हैं, कितनी मजबूती अब इससे बीजेपी को मिलेगी? और बात यह भी है कि जिस पार्टी के खिलाफ लोगों ने वोट दिए थे, उनको जिताया था, अब वो खुद बीजेपी में आ गए हैं, तो क्या लोगों में इसकी नाराजगी देखने को नहीं मिलेगी मतदाताओं में? नहीं, एकदम नहीं। देखिए, जनता ने जिस तरीके का काम देखा था बसपा का और जिस तरीके से नकारा था, सभी लोग जानते हैं। और निषाद जी ने निश्चित तौर पे जब देखा होगा कि ये कहते हैं समान विचार वाले और देशद्रोह की धारा देश से हटाने की बात करते हैं, आतंकवादियों के साथ समझौता करने की बात करते हैं, अफसर पे रिव्यू करने की बात करते हैं, 4 लाख केंद्र सरकार में जॉब होते हुए कहते हैं कि हम 20 लाख जॉब देंगे। रेवेन्यू का कोई पता ठिकाना नहीं, कहां से लाएंगे, और 72,000 लोगों के अकाउंट में डालने की बात करते हैं। जिस सपा बसपा और कांग्रेस ने जिस तरीके से केंद्र और राज्य में अराजकता, भ्रष्टाचार, लूट घसोट, इस तरह का वातावरण बनाया था, निश्चित तौर पे उनकी आत्मा की आवाज ने उन्हें जरूर कहा होगा कि ऐसे भ्रष्टाचारी पार्टियों से दूर होना चाहिए जो केवल वंशवाद के लिए मोदी के खिलाफत कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को बरकरार रखने के लिए मोदी के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के एकजुट होने से जनता जानती है कि इनको सत्ता का लोभ है, ये जनता के लिए सत्ता में नहीं आना चाहते, ये अपने परिवारवाद को बरकरार रखने के लिए। आज देश की जनता, राज्य की जनता और गोरखपुर और फूलपुर की जनता एकजुट होके इनको नकारेगी और इनको नकार तो चुकी है, पर ये अपने को फिर परखना चाहते हैं, तो खड़े होकर फिर से बरगलाना चाहेंगे। तो जनता अब बहुत होशियार है। चलिए, पवन कुमार जी भी हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता। पवन कुमार, बेहद ही गंभीर स्थिति है, बेहद ही रोचक मुकाबला होने वाला है इन सीटों पर। दोनों ही पार्टियों की, सभी पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। आपको क्या लगता है कितनी हॉट सीट बनने वाली हैं ये दोनों? जी भानु जी, देखिए ये सीटें काफी हॉट हैं, क्योंकि एक जगह से मुख्यमंत्री हैं और एक जगह से उप मुख्यमंत्री हैं, तो कुल मिला के सीट तो अपने आप ही हॉट हो जाती है। जहां तक अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि
फूलपुर सीट से उप मुख्यमंत्री के पुत्र का भी नाम कहीं न कहीं से चर्चा में है इंटरनल की उसको टिकट दिया जाए, लेकिन अभी तक पार्टी के आला कमानों ने कोई डिसीजन नहीं लिया। हकीकत सामने आएगी तो पता चलेगा। बाकी रही और तीसरी सबसे गंभीर सीट है जो संत कबीर नगर की है, जिसपे अभी जूतम पैजार वाली घटना हुई थी। उस घटना के लिए भी सरकार और जो है बीजेपी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने अभी डिसीजन नहीं लिया है कि इस पे क्या करना है, क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय हो गया। क्योंकि आप देख रहे हैं जमीन से लेके और प्रधानमंत्री तक सभी लोग जिस मुद्दे पे खड़े हैं, उसी मुद्दे का जो क्रियाकलाप है अगर कहीं विरोधाभास में नजर आता है तो उसका कोई जवाब नहीं है। इस बात पे किसी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, वहां पे डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि टिकट किसको दिया जाए। बाकी और भी 3-4 सीटें ऐसी हैं जहां पे अभी भी कोई विचार नहीं हो पा रहा। वहां पे कैंडिडेट तो हैं और वही मुद्दा है कि जिताऊ कैंडिडेट की तलाश है कि अगर कहीं ऐसा कोई कैंडिडेट है जो वहां पे एकदम गारंटीड जीत कर सकता है तो उसको ही टिकट देना चाहती है। इसलिए इस मैटर को अभी तक डिले किया गया है। भानु, चलिए ठीक है। निर्मल श्रीवास्तव जी, फूलपुर की बात करें और गोरखपुर की बात करें तो साथ ही संत कबीर नगर भी अब एक ऐसी सीट बन गई है बीजेपी के लिए, खासतौर पर जहां जो अभी जो वाकया हाल ही में होकर चुका है उसके बाद सोचना पड़ रहा है बीजेपी को। जी जी, क्या कहेंगे कह रहे हैं जी मनु जी कि ये कुछ सीटें हैं, गोरखपुर है, फूलपुर है, या जैसे अभी आपने संत कबीर नगर वाली बात किया, तो ये जो जूतम पैजार वाली घटना हुई, पूरी तरीके से वीडियो वायरल हुआ, तो उससे बीजेपी के पक्ष में कोई अच्छा संदेश नहीं गया। बिल्कुल। दूसरी चीज ये आती है कि ये बात सही है कि हर पार्टी सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार चाहती है। बिल्कुल। और जहां तक मुद्दों की बात है, वास्तव में मुद्दा विहीन चुनाव है। इसमें इस चुनाव में कोई जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो किसी पार्टी ने नहीं उठाया है। जी जी जी। सबनम जी, आप क्या कहेंगे संत कबीर नगर सीट के लिए, क्योंकि अभी जो वाकया हुआ था उससे काफी किरकिरी बीजेपी की हुई थी। देखिए, इस तरह का वाकया तो आप विधानसभा और संसद में भी देखेंगे। लखनऊ में विधानसभा में जिस तरीके से कागज के गोले लेके मुख्यमंत्री और कम से कम विपक्षी तो होते हैं, विपक्ष कर रहे थे। खलीलाबाद में कम से कम वो विपक्षी तो होते हैं। नहीं, खलीलाबाद में इसी तरह की सपा की मीटिंग में भी हुआ, जो कि चैनल्स पे दिखाए गए। तो ये किरकिरी हुई, उसमें किरकिरी सपा की हुई, लेकिन उन पे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संज्ञान लिया और अब सब मामला ठीक हो गया है। तो इस तरह की चीजें कभी कभी राजनीति में हो जाती है, पर उस पर पार्टी ने अपना एक्शन लिया है और अब सारी चीजें ठीक है। उसका नतीजा ये हो रहा है कि अब देरी हो रही है वहाँ कैंडिडेट उतारने में। हम सभी सीटों पे मजबूती से लड़ेंगे, हमारे पास कैंडिडेट बहुत हैं और हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे। और मुद्दा विहीन चुनाव नहीं है, हमने इतना विकास किया है, हम विकास के नाम पे, राष्ट्र सुरक्षा के नाम पे और परिवारवाद को जड़ से उखाड़ने के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। मुद्दा विहीन की बात करें तो बस दो ही मुद्दे दिखाई देते हैं कि चौकीदार चोर है या मैं चौकीदार हूं। देखिए, जब चौकीदार का विकास कार्य लोग देख रहे हैं तो इनमें हताशा है। ये उनको चोर बोले या कुछ भी बोले, इनके बोलने से नहीं है। जब जनता को लाभ मिलता है तो जनता खुद ब खुद उस पार्टी की तरफ मुड़ती है। तो और वो जमानत पे बाहर नहीं है, चोर जमानत पे बाहर होते हैं, पर हमारे चौकीदार जमानत पे बाहर नहीं है। जो बाहर है जमानत पे वो खुद को देखें। और चोर हमेशा चौकीदार को चोर ही बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि सामान्य आदमी चौकीदार को चोर कभी नहीं कह सकता, चोर ही चौकीदार को चोर बोल सकता है। चलिए ब्रिजेन जी, क्या कहेंगे इस पर, दो शब्दों में जवाब। ऐसा है, मुझे उनके ऊपर तरस और हंसी आती है। और रही बात जवाब देने की, तो मुझे 125 करोड़ जनता पर भरोसा है। 2004 में भी इंडिया शाइनिंग और फील गुड का बीजेपी जो जबरदस्ती ठूस रही है लोगों के मन में, वो सब 23 तारीख को नतीजा आएगा, मालूम हो जाएगा। और इनकी सीटें 4 और 7 के बीच में ही रहेंगी। चलिए, नतीजे में ये साफ हो जाएगा कि जनता और मतदाता किस पर मेहरबान है इस बार। फिलहाल वक्त इजाजत नहीं देता चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो बता दें कि तलाश है जिताऊ चेहरों की। हर किसी पार्टी को उत्तर प्रदेश की गोरखपुर, फूलपुर और संत कबीर नगर सीट पर अभी तक बीजेपी ने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं और यहां पर जिताऊ चेहरों की तलाश जारी है। बीजेपी का मंथन जारी है। अब देखना होगा कि बीजेपी किसे यहां से उतारती है, क्योंकि ये सीटें दाव और प्रतिष्ठा वाली हैं बीजेपी के लिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश प्राइम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।